अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूक शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो है वो इको 401 के शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं मिड टर्म के लिए, मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 40 तक जो है वो मैंने कल आपको इसकी प्रिपरेशन करवा दी थी। आज जो है वो हम लेक्चर नंबर 41 से 45 तक करेंगे इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, लेक्चर नंबर 40 तक जितने भी मैंने आपको लेक्चर थे वो शॉर्टली करके सारे बता दिए थे। ठीक है, ये जो 41 से 45 हैं ये लेक्चर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इसमें से ज़्यादा कुछ आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए जो है वो उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। 41 से 45 इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और ना ही इसमें से बहुत कुछ आता है। ठीक है, थ्योरी वाला तो एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। तो जो लेक्चर नंबर 41 है उसका नेम है फिस्कल पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फर्स्ट जो है वो मैंने डिस्क्राइब किया है कि मनी क्या है। मनी और पेपर करेंसी सर्व्स एट लीस्ट थ्री फंक्शन। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। बिफोर पेपर मनी people used coin which had an interesting value, gold, silver और bronze। यानी ये वो इसमें यही बता रहे हैं आपको, जैसे समझ भी आ रहा है कि जब पैसे नहीं थे या पेपर की करेंसी नहीं थी तो पुराने ज़माने में जो लोग हैं उनके पास सिक्के होते थे, कॉइन्स होते थे, जो कि किससे बने हुए थे होते थे, गोल्ड के, सिल्वर के और ब्रॉन्ज के। ठीक है, आगे इसकी यही डिटेल दी हुई है। ठीक है, अब देख सकते हैं नेक्स्ट जो है वो लेक्चर नंबर 42 है। इसका वही कंटिन्यूड है, मनी, सेंट्रल बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मैंने पहले डिस्क्राइब किया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी आप कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ये तो आपने ज़रूर करनी है, मतलब इनकी डेफिनेशंस ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी मैनेजेस द सप्लाई ऑफ मनी ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। मॉनेटरी पॉलिसी इज जनरली रेफर टू इधर बीइंग एक्सपेंसरी पॉलिसी और आ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोसेस है बाय विच द गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल बैंक या मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो मैनेज करती है मनी को की सप्लाई को। ठीक है, ये हो गया। फिर डिस्काउंट रेट के, डिस्काउंट रेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी आप कर लीजिएगा, एक दफ़ा देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है OMOS, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, सेंट्रल बैंक कंडक्ट, ये सेंट्रल बैंक कंडक्ट करती है फ्रीक्वेंट बेसिस पे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन है 2 से 3 लाइंस की, ये भी आपने ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, डिस्काउंट रेट कर लेना है आपने। लेक्चर नंबर 42 में 43 जो है वो लेक्चर नंबर वो मैंने स्किप कर दिया, उसमें कोई इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप भी इसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है 44। लेक्चर 44 में इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होती है, फाइनेंस कैसे होती है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन आपने जो है वो कर लेनी है कि इंटरनेशनल ट्रेड में वो क्या कह रहे हैं कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं गुड और सर्विसेज को डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो कंट्री होती है इसके लिए जो है वो ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। ठीक है ना, ये इन्होंने रीजंस भी लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आपने कर लेना है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डू कंट्रीज ट्रेड, के कंट्रीज ट्रेड क्यों करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये जैसे वो कह रहे हैं कि कंट्रीज इन्वॉल्व इन ट्रेड बिकॉज देर आर म्यूचुअल गेन्स फ्रॉम ट्रेड, के बहुत ज़्यादा आपको गेन होता है ट्रेड करने से। ठीक है, फिर ये सारा इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों जो है वो कंट्री ट्रेड करती है, इसकी रीज़न बताई हुई है, थ्योरी के बारे में किसी बताया हुआ है। ठीक है, ये सारा आपने ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस की भी 4 लाइन्स हैं, ये भी आपने ज़रूर कर लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझ लेना है आपने, इंटरनेशनल फाइनेंस में वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ लोअर इनकम कंट्रीज़, के लोअर इनकम कंट्रीज़ की प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें मैंने 2 से 3 ही बताई हुई हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसीलिए। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ना, कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसकी भी 2 लाइन की डेफिनेशन है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है टाइट फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, टाइट फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है डिमांड रिडक्शन पॉलिसीज़। जो डिमांड रिडक्शन पॉलिसीज़ है इसके बारे में भी आपने ज़रूर याद कर लेना है कि क्या कह रहे हैं डिमांड रिडक्शन पॉलिसीज़ में। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमारे नोट्स एंड हो गए।
ठीक है, दी एंड हो गए। 45 लेक्चर्स तक मैंने सारे आपको जो है वो इसके नोट्स जो है वो करवा दिए हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, आप अगर ये अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैंने जैसे आपको पहले ही पिछली वीडियो में बताया था, आपने जो है वो फार्मूलाज पे बहुत ज़्यादा जो है वो देनी है। इसमें फार्मूलाज मैंने नहीं ज़्यादातर लिखे, लेकिन आप बुक में जितने भी फार्मूलाज हैं उसको आपने अच्छी तरीके से करना है। उसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना कर दे देते हैं कि इसमें से इक्विलिब्रियम फाइंड करें, this is average prosperity to consumes, marginal prosperity to save, marginal prosperity to consume, ये फाइंड करें। ये सारी चीज़ें इस तरह से आती हैं। कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, बहुत ज़्यादा थ्योरी पे वो फोकस नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत कम थ्योरी पे वो फोकस करते हैं। आपको कोई वो स्टेटमेंट भी बना के दे सकते हैं कि ये कौन सी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, ऐसे भी मतलब दे सकते हैं। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो आपने हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। जो ग्राफ्स हैं उनको भी एक दफ़ा ज़रूर देखना है, जिसके भी ग्राफ है, डायग्राम बनी हुई है, जो भी है वो आपने ज़रूर अच्छी तरीके से कर लेनी, ताकि आपको जो है वो पेपर करने में कोई मुश्किल ना हो। तो यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।